नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह सी टेट ईवीएस क्वेश्चन सीरीज का 13वां क्लास है और इस क्लास में भी हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज से भूसी कैसे निकालती हैं। इस विधि को कहा जाता है। पहला है छानना, दूसरा है हाथ से चुनना, तीसरा है निष्पादन यानी कि फटकना और चौथा है थ्रेसिंग यानी कि गहाना। तो छानना क्या होता है कि जैसे आपके गेहूं के जो आटा होता है, आटा से जो भूसी निकालना होता है उसे हम क्या कहते हैं, चालना कहते हैं या छानना कहते हैं। या पानी से बालू को क्या करते हैं, निकालना होता है तो हम एक कपड़े को निकाल के निकालते हैं तो क्या होता है आपका चालना या छानना। हाथ से चुनना, जैसे कि कंकड़ मतलब कि दाल में या चावल में कंकड़ या पत्थर पड़ जाते हैं तो उसको हाथ से निकाला जाता है, उससे हम क्या कहते हैं हाथ से चुनना। और आपने देखा होगा कि जब गेहूं में भूसी पड़ जाती है तो उसको गाँव में कहा जाता है सूप। ठीक है, सूप से उस भूसी को निकाला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं फटकारना। और अगला है थ्रेसरिंग, कि दानों को डंठल से अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसरिंग कहलाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पे ये पूछा गया है कि भूसी से, अनाज से भूसी कैसे निकालते हैं। जैसा मैंने बताया कि चावल रहता है, चावल से भूसी निकालना होता है तो हम क्या कहते हैं उसका निष्पादन या फटकना कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीवों में संबंध जहाँ एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि होती है कहा जाता है। ऑप्शन ए है सहजीविता, ऑप्शन बी है सहपरोपकारिता, ऑप्शन सी है प्रतियोगिता और ऑप्शन डी है आपका परजीविता। तो यहाँ पर जानते हैं सहजीविता मतलब कि यहाँ पे परजीविता। ठीक है, आंसर तो आपका सही होगा परजीविता, कि एक को लाभ होता है और एक को क्या होता है हानि होता है। इसका भी हम एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे अमरबेल का पौधा। अमर बेल आप जानते होंगे कि अमर बेल एक लता जैसा पौधा है और यह जिस पे लिपटा रहता है उसको क्या कहता है नुकसान पहुंचाता है, और अमर बेल को क्या होता है लाभ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जीव को हम क्या कहते हैं परजीविता या परजीवी जीव कहते हैं। यहाँ पे प्रतियोगिता में क्या होता है कि दोनों को हानि होती है। ठीक है, जैसे कि आपने पता है कि चूहे को बिल्ली भी खाती है और सांप भी खाता है, और बिल्ली और सांप में प्रतियोगिता अगर हो गया तो चूहे की मतलब कि अधिक मात्रा में क्या होगी, खतपत या अधिक मात्रा में चूहे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो अंततः उसे नुकसान, ठीक है, बिल्ली को भी भुगतना पड़ेगा और सांप को भी भुगतना पड़ेगा। तो अगर प्रतियोगिता होता है तो इसमें दोनों वर्ग को हानि होती है। और अगला कह रहा है सहपरोपकारिता। तो सहपरोपकारिता कहता है कि जब दो समान या अलग अलग जीवधारियों में संबंध से उन दोनों को लाभ होता है, मतलब यहाँ पर दोनों को क्या होगा, लाभ होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि बगुला जो होता है भैंस के ऊपर, या कौवा भैंस के ऊपर बैठता है तो भैंस को भी लाभ होता है और कौवे को भी लाभ होता है। और सहजीविता में क्या होता है कि जब जो दो जीवधारी बिना नुकसान पहुंचाए एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उसे सहजीवी कहा जाता है। जैसे लाइकेन और शैवाल एक दूसरे के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी पर जीविता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है। ऑप्शन ए है दुर्लभ प्रजाति, ऑप्शन बी है लुप्त प्राय प्रजाति, ऑप्शन सी है आयातित प्रजाति और ऑप्शन डी है एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। तो विशेष क्षेत्र, जब कोई एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति होती है, ठीक है, कि उसके अलावा अन्य कहीं पर नहीं मिल सकती। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए तो आपने रामायण देखा होगा, और रामायण में क्या था, संजीवन बूटी था, संजीवन बूटी। तो संजीवन बूटी केवल एक ही क्षेत्र में, हिमालय के क्षेत्र में पाया जा रहा था। ठीक है, तो संजीवन बूटी केवल एक ही क्षेत्र में पाया था तो इसे हम क्या कहते हैं, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। ठीक है, तो एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों को हम क्या कहते हैं, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। दुर्लभ प्रजाति का मतलब कई सारे क्षेत्रों में मिलती हैं लेकिन वह आसानी से नहीं मिलती हैं। ठीक है, लुप्त प्राय प्रजाति की जो अब बिल्कुल क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, अब वह दिखने वाली नहीं है, उसे हम लुप्त प्राय कहते हैं। आयातित प्रजाति मतलब कि इसको कहीं बाहर से यहाँ पर लाया गया है, हम बाहर से लाकर यहाँ पर लगाएं तो इसे आयातित प्रजाति कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति किसे कहते हैं, तो एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति को। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन के परिणाम है, मतलब वनों के काटने के परिणाम कौन हो सकते हैं। तो पहला कह रहा है कि वायुमंडल में तापमान की वृद्धि, बिल्कुल सही है कि अगर अधिक मात्रा में वनों काटेंगे तो तापमान में वृद्धि होगी। दूसरा कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 के स्तर की वृद्धि, यह भी आपका सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा कह रहा है कि भौम जल स्तर में वृद्धि। ठीक है, तो भौम जल स्तर में वृद्धि आपका है, तो यहाँ पे ये भी सही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे और जिससे कि भौम जल जो होते हैं आपके सागरों के जल क्या हो जाएंगे, आपके अधिक मात्रा में बढ़ेंगे।
और अगला है कि बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना। तो यहाँ पे बाढ़ और सूखा दोनों होती है, ठीक है। तो बाढ़ के आने की संभावना, जैसे मैंने कहा कि बाढ़ इस प्रकार से आ सकता है कि ग्लेशियर अधिक मात्रा में पिघलेंगे तो भौम जल स्तर बढ़ेगा और जगह जगह क्या आ जाएंगे, बाढ़ आ जाएंगे। और सूखा, ठीक है, क्योंकि तापमान में वृद्धि हो रही है, इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, तो आपका सूखा जो है, ठीक है, सूखा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एक मिनट कन्फ्यूजन यहाँ पे कि भौम जल, सॉरी यहाँ पे भौम जल नहीं है, ठीक है, सागर जल रहता तो, ठीक है। तो भौम जल मतलब कि पृथ्वी के अंदर का जल, ठीक है। भौम जल का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर का जल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर भौम जल की जगह के सागर जल स्तर का वृद्धि देता तो ये भी सही हो जाता। तो यहाँ पे भौम जल दिया हुआ है, ये गलत है। बाकी आपका ए, बी और डी आपका सही है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। पुनः मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं बोल दिया हूँ कि भौम जल का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर का जल जो है उसका लेवल बढ़ना। तो ये नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर भौम जल की जगह ये देता है कि सागर के जल स्तर में वृद्धि, तो वो आपका सही हो जाता। अगला कह रहा है ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में भूमि और बर्फ और हिम से आच्छादित होता है, ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं, ये भी आपका सही है। चौथा कह रहा है आपका कि गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु उतराव चढ़ाव का महत्वपूर्ण प्रभाव अनुभूति की जा सकती है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि गर्म रेगिस्तान में ज़्यादातर मौसम गर्म रहेगा और ठंडे रेगिस्तान में ज़्यादातर मौसम ठंडा ही रहेगा। तो यहाँ पे ऋतुओं के उतराव चढ़ाव के हम अनुभूति नहीं कर सकते हैं। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होता है, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन यानी कि पार्क महत्वपूर्ण है। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है। तो ऑप्शन ए दिया है काजीरंगा। तो काजीरंगा की अगर बात करें तो काजीरंगा जो है असम में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। जिम कारबेट की बात की जाए तो यह उत्तराखंड में स्थित है और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। कान्हा की बात किया जाए तो कान्हा जो नेशनल पार्क है यह मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपके मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट, जिसका कि वर्तमान समय में नाम बदल के रामगंगा कर दिया गया है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, तो अभी को इसका नाम हो गया है रामगंगा और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला है नीचे दिए गए पदों से बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए। तो यहाँ पर हम ऑप्शन को नहीं पढ़ते हैं, सीधे आपको बता देते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बीज एक छेद से पानी सोखता है और बीज बीजावरण को नर्म कर देता है और यह फूट जाता है। तो पहला क्रम आपका ये होगा। उसके बाद आपका होगा कि बीज से एक छोटी जड़ निकलती है जो नीचे की ओर बढ़ती है, तो दूसरे क्रम में आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है कि इस स्थिति में बेबी पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है, तो तीसरे क्रम में ये हो जाएगा। और उसके बाद अगला आता है आपका कि बीज से अंकुरण होता है और वह ऊपर की ओर बढ़ता है, तो चौथे क्रम में ये हो जाएगा। और पांचवें क्रम में कि पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है, तो पांचवें क्रम में ए हो जाएगा। तो पहला आपका कौन सा होगा, बी, फिर उसके बाद आएगा ई, उसके बाद आएगा डी, उसके बाद सी है और लास्ट में आपका ए है। तो इस प्रकार से जो सही ऑप्शन आपका होता है वह सी वाला होता है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। अगला है बाजरे के बीज की खेती खेत से प्लेट तक, प्लेट मतलब कि रोटी बनाने की सही यात्रा को चुनिए। तो सबसे पहले क्या होगा, आप क्या करोगे, फसल को काटोगे, ठीक है। सबसे पहले आप फसल को काटोगे और फसल को काटने के बाद आप क्या करोगे, थ्रेशरिंग करोगे, ठीक है। थ्रेशरिंग करने के बाद, ठीक है, आप क्या करोगे, उसे पीसोगे, सॉरी, थ्रेशरिंग करने के बाद आप उसे क्या करोगे, फटकोगे, कि उससे भूसी निकालना है तो आप क्या करोगे, फटकोगे। और फटकने के बाद आप उसे क्या करोगे, पीसोगे, पीसने के बाद गूंथोगे, गूंथने के बाद बेलोगे और बेलने के बाद उसे क्या करोगे, सेकोगे रोटी के लिए। तो सबसे पहले फसल काटना, उसके बाद थ्रेशरिंग करना, उसके बाद फटकना, उसके बाद पीसना, उसके बाद गूंथना और उसके बाद बेलना और सेकना, ये आपका सही क्रम होगा सी वाला।
अगला है लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। ऑप्शन ए लाल फूलों वाले पौधे, ऑप्शन बी है धरती पर उपलब्ध सभी पौधे और जानवर, तीसरा है आपका धरती पर उपलब्ध सभी जानवर, और चौथा है लुप्त प्राय पौधे और जानवर। तो जैसा कि आपने IUCN के बारे में सुना होगा, IUCN इसका पूरा नाम आता है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या करता है, रेड डाटा बुक जारी करता है, रेड डाटा बुक जारी करता है, और इसमें वह सभी प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधों को रखता है जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरकाशी में, ऑप्शन बी है आपका दार्जिलिंग में, ऑप्शन सी है धर्मशाला में, और ऑप्शन डी है ऊटी में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1965 को। ठीक है, 14 नवंबर 1965 को हुई थी। बछेंद्री पाल ने अपना बेसिक ट्रेनिंग यहीं से लिया था, जिसके कारण यह चर्चे में इसमें आया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसी की एक की दिशा समुद्र के तट पे है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारत में जो द्वीपीय क्षेत्र हैं, द्वीप किसे कहते हैं, जो चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं। जैसे अंडमान निकोबार को आप देखो चारों तरफ से जल से घिरा होता है, ऐसे क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं उसे द्वीप कहते हैं। जैसे लक्षद्वीप समूह जो है वह चारों तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ है। तो ऐसे द्वीप क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। ठीक है, और एक आपने नाम सुना होगा प्रायद्वीप। ठीक है, तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा प्रायद्वीपीय भाग, तो गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल के नीचे वाला जो क्षेत्र उसी को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो जो तीन तरफ से, जैसे इधर से अरब सागर है, इधर से बंगाल की खाड़ी और नीचे से हिंद महासागर है, तो जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसी प्रायद्वीपीय क्षेत्र का कोई एक राज्य होगा जो कि जिसकी एक दिशा क्या होगी, समुद्र से लगी होगी। तो यहाँ पे सीधे हम आपको आंसर बताते हैं। तो आपका आंसर सही होगा आपका बी वाला आंसर सही होगा, जिसमें आपका गुजरात दिया है। ठीक है, महाराष्ट्र दिया है, गोवा दिया है, कर्नाटक दिया है, केरल दिया है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो तटवर्ती सीमा बनाते हैं, जिनमें से आपके कुछ राज्य अरब सागर से और कुछ राज्य आपके बंगाल की खाड़ी से। अरब सागर से सीमा बनाने वाले राज्य हैं गुजरात, उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र, उसके बाद है गोवा, कर्नाटक और केरल। तो 5 राज्य अरब सागर से, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के बाद ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो 4 राज्य आपके बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाते हैं। तो ये चारों राज्य ऐसे हैं जिनका एक क्षेत्र क्या है, समुद्र से लगा हुआ है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन है फसल काटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, सही कथन को चुनिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है आपका कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति मनाया जाता है। तो ये आपका सही है। ठीक है, तिल संक्रांति या इसी को हम लोग कह लेते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, तो यहाँ पे फसल उत्सव है मकर संक्रांति। दूसरा कह रहा है कि झारखंड में पोंगल और तमिलनाडु में नवरात्रा को मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि झारखंड में पोंगल नहीं, झारखंड में सोहराई मनाया जाता है। झारखंड में सोहराई और तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, और यहाँ पे अगर नवरात्रा की बात की जाए तो नवरात्रा जो है वह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नवरात्रा जो है वह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन गलत है। तीसरा कह रहा है कि गुजरात में लोहड़ी मनाया जाता है और जबकि केरल में ओणम मनाया जाता है। तो यह भी आपका गुजरात में उत्तरायण मनाया जाता है। ठीक है, गुजरात में मनाया जाता है उत्तरायण, और आपका जो हो जाता है केरल में ओणम आपका नहीं मनाया। तो इस प्रकार से आपका तीसरा ऑप्शन भी क्या होता है, गलत होता है। और चौथा कह रहा है कि महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नवरात्रा मनाया जाता है। तो ये आपका सही है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं पहला और चौथा ऑप्शन सही है। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लोकेश भूमि भरण और उसके प्रभाव के विषय पर बात कर रहे थे। उन्होंने छात्रों को समीपवर्ती भूमि भरण क्षेत्र पर जाने के लिए कहा तथा उनके विवरण केस स्टडी तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि,
तो आपका पहला कह रहा है कि यह विद्यार्थियों के कारण के प्रभाव संबंध खोजने में सहायक है। दूसरा कह रहा है कि यह विद्यार्थियों के एक क्षेत्र के भूभरण क्षेत्र को जानने के लिए आवश्यक है। तीसरा कह रहा है कि यह छात्रों के कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है। और चौथा कह रहा है आपका कि यह छात्रों को समस्या के विश्लेषण और उसके हल के सोचने में सहायक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि बेसिक तौर पे इन्वायरमेंट में भ्रमण विधि के बारे में ठीक ठाक कहा गया है। तो ये आपका तीसरा और चौथा वाला ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तीसरा चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला है कि विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्या तथा उनके समाधान संबंधी मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है, क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है कि विद्यार्थी मॉडल बनाने में व्यस्त और संलग्न रहेंगे। ऑप्शन बी कह रहा है कि मॉडल बनाने में कीमती सामान खरीदने में आनंद मिलता है। ऑप्शन सी है मॉडल बनाने से विद्यार्थियों में सृजनशीलता समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। और ऑप्शन डी है कि मॉडल निर्माण से कक्षा की निरस्ता भंग होती है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है ना कि मॉडल बनाने से विद्यार्थियों में सृजनशीलता और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है, ये आपका सही होता है। अगला है आपका कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है। ऑप्शन ए है आपका नृत्य करना, ऑप्शन बी है बागवानी कराना, ऑप्शन सी है वाचन करना और ऑप्शन डी है गायन करना। तो यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कोई चीज़ें करवाना है तो सबसे अच्छा उपयुक्त कारक क्या रहेगा, बागवानी कराना। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही, जल्दी अगले सेशन को हम लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे और अपने दोस्तों के साथ ठीक है इसे साझा करोगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।